अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सगाई के बाद शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। इसी बीच मायरा ने कई बार विवान से बात करने की कोशिश की, लेकिन या तो विवान कई समय का एक्सक्यूज देता या फिर सच में उसे जरूरी काम बीच में आ जाते, इसलिए मायरा उससे बात नहीं कर पाई। धारा भी अपने प्लान पर पूरी तरह से फोकस थी। इसी वजह से उसने कहा, क्या है, क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं होती थी। हालांकि मैंने आदमी का पता अभी तक नहीं चला पाया था। धारा सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शादी से पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ बहुत अच्छी से हो गया, लेकिन इन सब से धारा मौजूद नहीं थी, जिस वजह से सम्यक उससे काफी नाराज था और विवान की भी नजरें कहीं न कहीं धारा को ही खोज रही थी। शादी के दिन मुंबई में आलीशान होटल में शादी होने वाली थी। सभी बिजनेसमैन, बड़े ऑफिसर, मंत्री सब लोग आने वाले थे इस शादी में। मतलब कि पूरी धूमधाम से शादी होने वाली थी। मल्होत्रा मेंशन। विश्वजीत जी, अरे भाई सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, बारात निकलने का समय होने वाला है। सम्यक विवान को अच्छे से तैयार करना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विवान का रूम, लाइट पिंक कलर की शेरवानी जिसमें गोल्डन कलर से कुछ डिजाइन किए गए थे, गोल्डन कलर पायजामा और दुपट्टा जो कि बिल्कुल रॉयल स्टाइल से वियर किया गया था। गले में खानदानी सोने और मोतियों का हार, सर पर गोल्डन पिंक की पगड़ी, बिल्कुल राजकुमार लग रहा था अपने विवान बाबू। सम्यक ने भी डिजाइनर ब्लू एंड व्हाइट कलर की शेरवानी और पटियाला टाइप का पैजामा, बालों को स्टाइल से सेट किए हुए एकदम कहर धने को तय था। आर्या ने भी सी ग्रीन कलर गिलहरी लगा विथ हेवी वर्क टॉप एंड दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके, आंखों में बढ़िया सा मेकअप और बालों को खोले हुए बिल्कुल सुंदर सी गुड़िया जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ ने भी येलो कलर की कुर्ता विथ गोल्डन वर्क एंड रेड पैजामा, धोती टाइप का। उसके बाल जो उसके माथे को ढाक रहे थे, एक हाथ में घड़ी और एक अंगूठी, बस इतने में ही वह सम्यक और विवान को टक्कर देने के लिए तैयार था। बात करें दुल्हन और अपनी धारा और उनकी पलटन की, जो मायरा ने तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो लाल रंग के लहंगे में तैयार थी। धारा ने व्हाइट कलर की सॉफ्ट नेट लहंगा विथ ग्रे कलर की डिजाइनर क्रॉप टॉप, बालों को जूड़ा बना हुआ, कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, आंखों में ग्रे एंड व्हाइट शेड से किया गया मेकअप, एक हाथ में व्हाइट ब्रेसलेट, बिल्कुल बार्बी डॉल जैसे लग रही थी। आस्था भी येलो कलर की फ्लोरल प्रिंट लहंगे के साथ फ्लोरल प्रिंट ब्लाउज एंड नेट येलो दुपट्टा, आंखों में हल्का मेकअप, रेड कलर की लिपस्टिक, बालों को नीचे से हल्का कर्ल करके खोले हुए बहुत ही प्यारे लुक के साथ वो तैयार थी। ऋतु ने भी ब्लू रंग के प्रिंटेड लहंगे साथ पिंक रंग के नेट दुपट्टे एंड ब्लू रंग का प्रिंटेड ब्लाउज, बालों को ढीला जूड़ा बनाया हुआ था, पिंक लिपस्टिक के साथ वो भी तैयार थी। कुल मिलाकर दोनों पलटनों में एक दूसरे के टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, कोई किसी से कम नहीं था। धारा के घर से सभी लोग विवान के घर पहुंचे। सभी लोगों को तैयार होने के बाद विश्वजीत जी ने सम्यक से कहा, सम्यक बेटा जाओ विवान को ले आओ। सम्यक विवान को नीचे लाता है। सभी की नजर उन दोनों पर ही थे, वो भी क्यों ना, टेंशन स्टार जो थे दोनों, लेकिन विवान की नजर सिर्फ धारा पर ही थी। सिंपल लेकिन खूबसूरत, चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जो देखो बस देखता रह जाए। थोड़ी देर में ढोल नगाड़े के साथ बारात होटल जाने को तैयार हो जाती है। कुछ घंटों बाद एक ग्रिड एंट्री के साथ बारात होटल पहुंचती है। सभी लोग आराम करके नाश्ता पानी करते। उसके बाद पूरी विधान से पूजा करने के लिए विवान को मंडप में ले जाया गया। उधर पूजा हो रही है, उधर धारा, आर्या, ऋतु और आस्था, ये लोग दुल्हन यानी कि मायरा से मिलने के लिए उनके रूम में जाती है। मायरा की रूम का तो नजारा ही कुछ और था। दूर दूर तक दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं था। बालकनी, वॉशरूम सब जगह चेक किया, लेकिन मायरा कहीं नहीं दिखी। तभी धारा की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक पेपर पर पड़ी। उसको सबको बुलाकर वो लेटर पढ़ा। डियर मम्मी पापा, ये काम काफी
ये काम माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमें पता है हमारे इस फैसले से आप दोनों शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन हमारा यकीन मानिए पापा मम्मी, हम इस शादी से कभी खुश नहीं रह सकते हैं और ना ही बीबान और उसकी फैमिली को भी खुशियाँ दे सकते हैं। आपने हमारी शादी तय करने से पहले हमसे एक बार भी तक पूछा नहीं कि हम इस शादी से खुश हैं कि नहीं। जब आपने हमसे ये बात बताई तो आपकी खुशी देखकर हम मना नहीं कर पाए आपको। हम नहीं करना चाहते इस शादी को। हमने विवान से भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने हमारी बात टाल दी। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा, और हम शादी भी उन्हीं से करेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। आपकी गुड़िया मायरा। ये लेटर पढ़ते ही उन चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्या, ये सब अब क्या होगा? और आगे की सोचकर आर्या को रोना आ जाता है। धारा, आर्या ऐसे पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से काम लो प्लीज। आर्या, अब हम लोग क्या करेंगे दी, आप ही बताइए। बिना दुल्हन लिए बारात वापस लौट जाएगी, कितनी भारी बदनामी होगी हमारी फैमिली की। धारा, कुछ नहीं होगा, पहले तो मायरा के मम्मी पापा और अंकल आंटी को बुला कर ले आओ। आर्या तो उठने की हालत में नहीं थी, वो तो बस रो रही थी। तो धारा ने रितु और आस्था को भेजा उन्हें बुलाने को। मायरा के मम्मी पापा और बिबान के मम्मी पापा दोनों कमरे में आए तो धारा ने बिना किसी भाव के उन्हें वो लेटर दे दी थी, जिसे पढ़कर सबका बुरा हाल हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। मायरा की मम्मी को तो रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। विश्वजीत जी ने कुछ सोचते हुए दिव्या जी से कहा, दिव्या जी आप जाकर नीचे मेहमानों को संभालिए और सुरेंद्र भाई साहब और बहन जी को भेज दीजिए हमारे पास। हम कुछ हल निकाल ही लेंगे। और सीना साहब, आपने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? आप पूछ लेते तो हम लोगों को इतना परेशान न होना पड़ता। विश्वजीत जी ने सीना साहब के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, सीना साहब, जो होना था सो हो चुका है। अगर मायरा मिले तो प्लीज आप उससे गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि गलती कहीं न कहीं आपकी भी थी। हम मिलकर इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे, आप परेशान मत होइए प्लीज। सीना साहब रोते हुए, हमें माफ कर दो विश्वजीत, हमारी वजह से तुम लोगों की इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। माफी मांगने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तभी कमरे में धारा के मम्मी पापा भी आ जाते। विश्वजीत जी ने उन्हें सारी बात बताई, जिससे वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या करेंगे भाई साहब? विश्वजीत जी, सुरेंद्र भाई साहब, हमारी और सीना साहब की इज्जत बस आपके हाथों में है। सुरेंद्र जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? विश्वजीत जी ने धारा को आगे लाते हुए कहा, आप धारा बेटी की शादी हमारे विवान से कर दीजिए। इतना सुनते ही धारा को मानो काटो तो खून नहीं। वो बड़ी हैरानी से कभी अपने पापा को तो कभी विश्वजीत जी को देखती। विश्वजीत जी आगे कहते हैं, देखिए भाई साहब, हम जानते हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ होना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी कुछ सपने होंगे बेटी की शादी के लिए, लेकिन हमारा यकीन मानिए, धारा को हमारी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही आप सबको कभी कोई शिकायत। आज हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, प्लीज हमें अपनी बेटी दे दीजिए। दो परिवार की इज्जत आपके हाथों में है। सभी लोग बड़ी उम्मीद से धारा के मम्मी पापा की ओर देख रहे थे तो सुरेंद्र जी ने कहा, हमें बस 10 मिनट का समय दे दीजिए आप सब, हम धारा से कुछ बात करना चाहते हैं। सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही रेखा जी ने दरवाजा बंद किया और धारा के पास आकर सुरेंद्र जी से बोली, एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया इन लोगों ने, ऐसे कैसे अपनी बच्ची की शादी करा दे। सुरेंद्र जी, बाहर की सिचुएशन को देखो रेखा जी, ऐसे में अगर बारात बिना दुल्हन लिए वापस चली गई तो न जाने कितनी बदनामी होगी दोनों परिवारों की। इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि धारा की शादी विवान से होगी। हमें उम्मीद है कि धारा इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और एक आज से वो धारा की ओर देखते हैं जो सर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। अंत में धारा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लगभग 10-15 मिनट बाद सुरेंद्र जी और रेखा जी बाहर आए तो उन्होंने सबको बताया कि धारा तैयार है शादी करने के लिए, बस उसे तैयार होना बाकी है। सभी लोग अंदर आए। मायरा की माँ ने धारा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। सभी ने राहत की सांस ली। आर्या ने कहा, अब आप सब बाहर जाइए, हमें दी को रेडी तो करना है। सब लोग बाहर जाते हैं सिवाय ऋतु, आस्था और आर्या के। आर्या ने अपने किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कुछ वेस्ट डिजाइनर के डिजाइन किए हुए लहंगे और ज्वेलरी मंगाई और धारा को तैयार करने में जुट गए तीनों।
कुछ देर में आर्या ने 2-3 लहंगे और साथ ही सेट किए गहने धारा को ट्राई करने के लिए दिए। सारे लहंगों में सबको लाल रंग के जोड़ा ज़्यादा पसंद आया। इधर आर्या धारा को तैयार करने लगी और ऋतु और आस्था धारा से बात करने लगी। आस्था, देखो धारा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। धारा, क्यों? आस्था, तुमने कहा था कि हम दोनों साथ में ही शादी करेंगे, लेकिन तुम तो बड़ी तेज निकली, मुझे छोड़कर खुद बिहार जाने जा रही है। धारा, तो मुझे थोड़ी पता है ऐसा कुछ हो जाएगा, और अगर और रास्ता होता तो मैं जानबूझकर शेर की गुफा में क्या मरने थोड़ी जाती। आर्या जो धारा को रेडी कर रही थी, उसने अपनी छोटी आंखों से धारा को घूरा तो धारा दांत निपारे दिया और बोली, देखो आर्या, तुम ना बुरा मत माना, वो क्या है ना, तुम्हारे जो विवान भैया है कि लगड़बग्गा है ना, उसने सीधे मुंह तो बात होती नहीं, और जरा सा मौका मिला नहीं, वो लड़ने को कह दो गद्दे को। आर्या, बस थी, अब इतने भी बुरे नहीं है हमारे विवान भाई। धारा, अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहे हम कुछ ही देर में धारा बिल्कुल दुल्हन जैसी तैयार हो जाती है। लाल और गोल्डन कलर का शादी का जोड़ा जच रहा था उस पर, बालों का जूड़ा किया हुआ और उसमें लाल गुलाबों का गजरा, माथे पर लाल और गोल्डन रंग का भारी सी बिंदिया, कानों में बड़े से झुमके, गले में 2 लेयर वाले हार, हाथों में मेहंदी की जगह आलतो से उंगलियों पर रंग दिया गया था, उस पर चूड़ियों से भरे हाथ और कलीरे। आहा, कितनी सुंदर लग रही थी, नजर न लगे बेचारी को। कुछ ही देर में पंडित ने कहा, दुल्हन को ले आइए, शादी की मुहूर्त हो गया है। तो रेखा जी ऊपर जाती है। धारा को देखने के बाद उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्होंने धारा की नजरें उतारते हुए कहा, कितने अरमान थे मेरे अपनी बच्ची की शादी के लिए, लेकिन अब सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हमेशा खुश रहना बच्चा। और थोड़ा हंसते हुए बोली, हो सके तो विवान बेटे से लड़ाई कम करना, वरना तुम लोग तो हमेशा लड़ते ही रहते हो। चलो जल्दी से घूंघट डालो और नीचे चलो, पंडित जी ने बुलाया है। धारा ने पहले तो अपने लहंगे और दुपट्टे से घूंघट किया, उस पर से लाल और सुनहरे रंग की चुनरी से लंबा सा घूंघट कर दिया। धारा ने कहा, मम्मी घूंघट तो कर लिया, अब तो चलूंगी कैसे, इतने लंबे घूंघट से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आस्था, ओ बेलबुती, थोड़ा अपने हाथों का प्रयोग कर ले। धारा, ओह अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया कि मेरे हाथ है। रेखा जी, चलो बच्चों, तुम लोग भी क्या बहस कर रहे हो। खुद को और अपने लहंगों को संभालती हुई धारा नीचे आई। जैसे जैसे धारा अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसकी और विवान की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। जहाँ एक और धारा अपनी इस अचानक रही शादी से घबरा ही रही थी, वही दूसरी ओर विवान की आंखों के सामने ना चाहती हुई भी धारा का ही चेहरा नजर आ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ धारा का ही एक झलक आखिरी बार देखने के लिए तलाश रही थी। विवान अपने ही ख्यालों में गम था। तभी सम्यक ने कहा, भाई भाभी को हाथ दो, वरना वो चढ़ नहीं पाएगी मंडप में। विवान ने अपने कांपते हाथ धारा के आगे कर दिए। जैसे ही धारा ने विवान का हाथ थामा, वैसे ही विवान के दिल को एक अजीब सी हलचल हुई। ना चाहते भी उसके मुंह से निकल ही गया, धारा। धारा ने जब अपना नाम सुना तो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए मन में बोली, इसने पहचान कैसे लिया मुझे। विवान अब सुकून से बैठकर रस्में निभाने लगा। वरमाला, फेरे, सिंदूरदान, इन सब रस्मों में शादी संपन्न हुई। उसके बाद धारा की विदाई होती है। सभी लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंचते हैं। वहां पर धारा ने रीति के अनुसार चावल का कलश अपने पैरों से गिराया, अपने हाथों का छाप एक जगह लगाई। इन सब के बाद दिव्या जी ने कहा, आर्या बहू को अपने कमरे में ले जाओ, वो भी आराम कर ले, बेचारी थक गई होगी। और शाम के पूजा होने के बाद ये विवान के कमरे में जाएगी। आर्या, जी मम्मी। विवान को भी कोई जल्दी नहीं थी। अगर उसका बस चलता वो किसी अजनबी को घुसने ना दे अपने रूम में, लेकिन अब उसकी भी शादी हो गई तो ऐसा तो वो करने से रहा। सभी लोग आराम करने चले गए। शाम में धारा और विवान की पूजा साथ में की। उसके बाद धारा को विवान के रूम में भेज दिया गया। विवान का पूरा कमरा लाल और सफेद गुलाबों से सजाया गया था। जगह जगह खुशबू वाली मोमबत्तियां, जिससे सारा कमरा एक भीनी खुशबू से महक रहा था। धारा खिड़की पर
खड़ी चांद को निहार रही थी और उधर विवान बहाना बनाकर घर से बाहर जाने की प्लानिंग में लगा हुआ था। लेकिन मजाल है जो सम्यक और दिव्या जी ने उसे कहीं जाने दिया है। आखिरकार थक हार कर उसे कमरे में जाना पड़ा। विवान हमेशा मेरे साथ ही जबरदस्ती करनी होती है इन लोगों को। नहीं जाना मुझे अपने कमरे में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बकरा हलाल होने जा रहा है। अब जब गिरते पड़ते मरते बचाते जा ही रहा हूँ तो मायरा को भी समझा दूंगा कि मैं अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने वाला। मुझे भी थोड़ी टाइम चाहिए यार। कमरे में घुसते ही वहाँ का हालत देखकर अपने मन में कहता है, ये मेरा ही रूम है ना। इसके आने की हार सुनकर धारा की दिल तेजी से धड़कने लगा। धारा ने अपने मन में कहा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा मुझे देखकर ये। हे प्रभु, सारे लड़के क्या मेरी ही जिंदगी में लिख दिए हैं तूने? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था तुमने कि धारा की शांति का जीवन नहीं जीने देंगे? बचा लेना आज तो। विवान के कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। धारा अभी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी रही। कुछ देर बाद जब धारा नहीं मुड़ी तो विवान ने कहा, मायरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धारा फिर भी कुछ नहीं बोलती। आगे से कुछ न कहे जाने पर विवान ने अपनी बात रखते हुए कहा, देखो मायरा, भले ही हमारी शादी हो गई है पर मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें करके तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए एडजस्ट होने में। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? धारा ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो विवान ने उसे अपने सामने खींचते हुए कहा, तुम सुन भी रही हो या नहीं? सुन भी रही हो या तुम यहाँ मेरे कमरे में, वो भी मायरा के कपड़ों में? धारा एक बार अपनी आंखें कस के बंद करती है। एक लंबी सांस लेकर वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। विवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धारा, क्या कर रही हूँ क्या मतलब? शादी हुई है तुम्हारी मुझसे तो मैं ही रहूंगी ना यहाँ। विवान, देखो तुम, अगर ये मजाक है ना तो ये मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, बता रहा हूँ तुम्हें। धारा, मुझे क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं फालतू में मंगलसूत्र और ये सिंदूर लगाकर घूम रही हूँ? विवान उसके गले और मांग को देखता है जिससे मंगलसूत्र और सिंदूर लगा हुआ था। विवान ने कहा, कहाँ गायब किया तुमने मायरा को? धारा, मैंने एक बात सुन लो, मेरी खजूर सी शकल की प्राणी, मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। वो जो तुम्हारी मायरा मैडम थी ना, एन मौके पर भाग गई वो प्रेमी के साथ। मजबूरी में हुई हमारी शादी, समझ गए? बड़े आए, कहाँ गायब किया? विवान, झूठ मत बोलो तुम। धारा, ठीक है, बुलाओ आंटी जी को, वही बताएगी सच क्या है। विवान का फौरन दिव्या जी को कॉल करके अपने रूम में बुलाया। दिव्या जी जब आती है तो विवान पूछता है, मम्मी ये सब क्या है? मायरा की जगह ये जंगली बिल्ली क्या कर रही है? दिव्या जी ने उसे सारी बात बताई और कहा, भूल जाओ कि मायरा नाम की कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी। अब से जो भी है सिर्फ धारा है। और हाँ, धारा ने कुछ भी नहीं किया है, उससे तो हमारी और सीना जी की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमें नहीं लगता कि तुम अपनी जिम्मेदारी को कभी पीछे हटोगे। विवान सारी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है और सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और दिव्या जी से चली गई। उनके जाते ही धारा ने दरवाजा बंद किया और सीधे बेड पर पसर कर अपने फोन में कुछ करने लगी। विवान, एक बात बताओ तुम। धारा ने उसकी ओर बिना कुछ बोले देखा तो विवान ने आगे कहा, तुम तो सम्यक से प्यार करती थी ना, शादी के लिए मान क्यों गई तुम? मेरे भाई को धोखा दे रही हो तुम। बात बताओ, सठिया गए हो का या फिर अपना दिमाग विलायत में छोड़कर आ गए हो? विवान आंखें निकालकर धारा को देखते हुए बोला, क्या मतलब? धारा चिढ़कर बोली, किसने कहा तुमसे हम सम्यक से प्रेम संग रचाए हैं? विवान, तुमने ही कहा था ना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। धारा अपना सर पकड़कर बोली, एग्जैक्टली, तो मैंने बीएफ कहा था और इसका मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड भी होता है। सुने हो कभी बेस्ट फ्रेंड का नाम? यह दिमाग हमेशा उल्टी सीधी बातें में ही रहती है तुम्हारी। धारा की ये बात सुनकर विवान को तो मन किया धारा को पकड़कर झूम ले, लेकिन ऐसी हरकत करता तो धारा तो उसके ही रूम से बाहर फेंक देती उठा के। अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई जब उसका ध्यान धारा पर गया जो उसके बेड पर आराम से बैठी थी। विवान झटके से धारा के पास आया और बोला, उठो। धारा, क्या? विवान, मैंने कहा मेरे बेड से उठो अभी। धारा, मैं नहीं उठने वाली और
कैसे हुआ ये तुम्हारा बेड? बीबी हूँ तुम्हारी तो तुम्हारी चीजों पर बराबर का हक है मेरा। विवान, ओ हेलो मैडम, ये बीबियों जैसे हक जताना बंद करो तुम। ये मेरा रूम है तो कौन कैसे रहेगा जहाँ यहाँ मैं डिसाइड करूंगा। उठो अभी के अभी। बस वे कुछ नहीं जानता। धारा भी अपने जिद पर अड़ी रही। अपने ही उठने से मना कर दिया तो विवान ने फिर से अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया और बोला, तो तुम नहीं उठोगी? धारा, बिल्कुल नहीं। विवान, अच्छा ठीक है, फिर सो जाओ तुम भी यहीं, लेकिन अगर बाद में मुझसे कुछ उल्टा सीधा काम हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना तुम। व्हाट? विवान, और नहीं तो क्या? क्या किसी लड़के के कमरे में कोई लड़की उसके बेड पर जबरदस्ती सोएगी तो भाई मुझसे तो क्या किसी भी लड़के से कंट्रोल नहीं होगा। इतना सुनते ही धारा को तो दिमाग काम करने बंद कर दिया। उसका गला सूखने लगा। दिल गोली के रफ्तार से धड़कने लगा, जिससे उड़कती सांसों को संभालते हुए कहा, ये कैसी बहुदी बातें कर रहे हो तुम? सर में अपनी शादी में छोड़ आए हो। विवान उसके करीब आकर उसके ऊपर झुककर धीमी आवाज में बोला, क्यों? अभी तो बहुत बीबी और हक की बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? डर गई? मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ, मुझ पर भी तुम्हारा हक है, चाहो तो आजमा लो। इस वक्त विवान धारा के इतना करीब था कि उसके सासू धारा के चेहरे पर पड़ रही थी। धारा अपने आप को संभालते हुए विवान को धक्का देकर खुद खड़ी होकर बोली, दूर रहकर बात किया करो मुझसे, आई बात समझ में तुम्हारे? विवान, क्यों? नजदीकियों से बहकने का डर है तुम्हें? धारा अब सीरियस होकर बोली, देखो ये शादी मजबूरी में हुई है। भले ही दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ना तो मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और ना ही इस शादी को। विवान ने भी गुस्से में कहा, तो मैं भी तुम्हें अपनी बीवी मानने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो सिर्फ जंगली बिल्ली, बदतमीजी, बेशरम, पागल लड़की, इन सब के अलावा कोई और शब्द मुंह से निकलता ही नहीं है। चिढ़ होती है मुझे तुमसे। धारा, जो समझना है, जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लगड़बग्गे मल्होत्रा। धारा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद धारा बाहर आई तो विवान उसे कुछ पल देखता रहा। धारा ने लाल रंग का सूट पहन रखा था जो दिव्या जी ने उसे दिया था पहनने के लिए। बालों को खोले हुए बिना किसी मेकअप के भी प्यारी लग रही थी। धारा धीरे धीरे विवान के पास आई और उसके ऊपर झुकने लगी। विवान हैरानी से, ये क्या है? धारा पीछे से तकिया उठाते हुए बोली, ज्यादा खुश मत हो, तकिया लेने आई हूँ। धारा तकिया लेकर अलमारी से 2 चादर निकालकर एक बिछाकर दूसरी ओढ़कर सोने चली गई। विवान भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसकर खुद के सर पर मारकर कहता है, मैं भी क्या है सोचने लगता हूँ। कुछ देर में विवान वापस आकर बेड पर लेट गया, लेकिन उसे धारा के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। जब उसने नहीं रहा गया तो उससे उठकर धारा को देखा, जो आराम से सोने के नाटक कर रहा था। विवान, ओ जंगली बिल्ली, हेलो, सुन रही हो? सो गई क्या? धारा झल्लाकर उठते हुए बोली, अगर तुमने अभी के अभी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो तुम्हें तुम्हारा ही चप्पल फेंक कर मारूंगी। विवान, अरे मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, नीचे तो बेड पर आ जाओ। तुम्हारा भी बुरा नहीं है हूँ, इतना भी बुरा नहीं हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है मेरा। धारा को नींद तो सच में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं विवान उसके साथ कुछ कर ना दे। तो उसने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, सच में ना? अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दे रही हूँ। विवान थोड़ा सीरियस होकर, भरोसा कर सकती हो मुझ पर, मैं कुछ नहीं करूंगा, आ जाओ बेड पर। धारा खुशी से उछलती हुई बोली, ओह आओ, थैंक यू सो मच। मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी नीचे। धारा के इतना खुश देखकर विवान के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगले पल उसके सीरियस होकर कहा, ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ बेड पर सोने की परमिशन दी है, पूरे कमरे पर राज करने की नहीं दूंगा। धारा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे इस कमरे में, मुझे तो बस बेड चाहिए था, वो मिल गया, अब सोने दो मुझे। उसके बाद धारा ने 2 तकिया बेड के बीच में रख दिया और बोली, ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, गलती से भी इधर मत आना।
विवान खुद से इसको थोड़ा सा छूट दे दो, सर पर ही चिढ़ जाती है पागल लड़की। इसके बाद दोनों थोड़ी बात से सो जाते हैं। अगली सुबह विवान की नींद खुल जाती है, जल्दी खुल गई। उसने देखा कि धारा बड़ी बेताबी से अपने पैर उसके पैरों पर रखा हुआ है और हाथों को उसके कंधे पर। उसका ध्यान धारा के चेहरे पर गया, जो सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विवान ने उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए अपने मन में कहा, सोते हुए तो बिल्कुल शांत नदी जैसी लगती है, अभी उठ जाए तो समुंदर की लहरों की तरह शोर करने लगेगी। और कल रात तो मुझे बड़ी हिदायत दे रही थी कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना, और खुद देखो अभी भी बीच में ये पिलो ना होता तो ऊपर ही चढ़कर सोती है महारानी। वो अभी धारा को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था कि अचानक धारा ने जोर से अंगड़ाई ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही धारा उठी वैसे ही विवान अपनी आंखें बंद करके लेट गया। धारा जब उठी तो उसने सोचा, ये किसका रूम है। अगले ही पल उसे कल की सारी बातें याद आई। उसने झटके से उठते हुए कहा, ओह ससुराल में आज पहला दिन है और आज ही के दिन लेट हो जाऊंगी मैं तो। इतना कहकर धारा दंदनाते हुए वॉशरूम में भागी। कुछ देर बाद धारा ने नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई। लाल और पीले रंग की बनारसी सिल्क साड़ी, बालों में जूड़ा बनाए हुए, कानों में बड़ी लेकिन हल्की इयरिंग, माथे पर लाल बिंदी, सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। अभी वो लाल लिपस्टिक लगा ही रही थी कि उसके दिमाग के शैतानी आत्मा फिर से जागृत हो गई। बस फिर क्या था, पहुंच गई धारा लिपस्टिक लेके सोने के नाटक कर रहे विवान के पास। जैसे ही धारा विवान को लिपस्टिक लगाने के लिए झुककर हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही विवान ने उसके हाथ पकड़कर बेड पर पटक दिया और खुद उसके बगल में पकड़कर लटकते हुए बोला, ये तो गलत बात है। गुड मॉर्निंग किस चाहिए थी तो बता देती, ऐसे नींद में मेरा फायदा क्यों उठा रही थी। धारा तो अभी तक ब्लॉक हुई पड़ी थी। उसकी धड़कनें मानो अभी दिल से बाहर आ जाए। उड़कती सांसों के साथ उसने कहा, तुम सो नहीं रहे थे। विवान, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे हरकतों देखने के लिए सोने का नाटक कर रहा था। वैसे तुमने बताया नहीं, क्यों मेरा फायदा उठा रही थी? किस चाहिए थी तो बता देती। धारा, ओ बेशरम इंसान, खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखो। और इतनी बड़ी गलतफहमी में कैसे हो जाती है हर बार तुम्हें। विवान, अच्छा मुझे गलतफहमी है तो बताओ, क्या कर रही थी मेरे पास आकर? मेरी दाढ़ी की बाल गिरने वाली थी क्या? धारा, अच्छी कितने गंदे हो तुम। वो मैं तो बस ये लिपस्टिक लगाकर तुम्हें होली वाले दिन की तरह जोकर बनाने वाली थी। विवान, अच्छा कितनी ढीठ हो ना तुम। बिना किसी कांड के तुम्हारा कोई दिन नहीं बीतता ही नहीं सकता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि उस दिन की तरह कांड करके बच जाओगी? धारा ने उठने की कोशिश की तो विवान उसके पेट और कमर के इर्द गिर्द हाथ रखकर बोला, पहले बात तो पूरी होने दो। धारा, जो विवान के नजदीकी से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, विवान ने इस हरकत पर उसने अपनी मुठियां भींच ली और आंखें जोर से बंद करते हुए बोला, हाथ हटाओ। विवान, नहीं, तुम अभी उठकर भाग जाओगी। धारा अपने कांपते होठों से, हाथ हटाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। विवान ने भी झट से हाथ हटा लिया और बोला, यह तो मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है मिसेस मल्होत्रा। आगे से मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले ये सोच लेना कि उस दिन तो तुम बच गई थी, क्योंकि जब मेरा तुम पर कोई हक नहीं था। धारा कान के पास आकर धीमी आवाज में, लेकिन अब तो तुम मेरी बीवी हो, पूरा हक है मुझे, समझी? या और अच्छे से समझाऊं? धारा विवान को धक्का देकर उठते हुए बोली, पहली बात तो तुम मुझे अपनी बीवी कहना बंद करो और खुद को मेरा पति कहना भी बंद करो, क्योंकि मैं नहीं मानती इस शादी को। विवान, तुम्हारे मानने या न मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। कल भी तुमने यही बात कही थी और आज फिर से यही बात। तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, चाहे पत्नी बनकर चाहे दुश्मन बनकर। और सिर्फ इसी जन्म की नहीं, सातों जन्म के सिलसिले चलता रहेगा। धारा, और तुम्हारे इस सिलसिले का कारण क्या है?
विबान धारा की आंखों में देखते हुए, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा ईगो, तुम्हारा घमंड तोड़ना है मुझे। धारा, तो तुम्हारी ये ख्वाब बनकर ही रह जाएगा, इस जन्म के लिए भी और अगले 7 जन्म के लिए भी। विबान, ठीक है, देख लेंगे। धारा, देख लेना, मैं भी यही हूँ और तुम भी। हूँ। विबान उठकर वॉशरूम में चला गया और धारा थंब पर बिस्तर पे बैठ गई और खुद से बोली, क्या ये लड़का कभी इतना स्वीट, कभी इतना अकड़, कभी पास आकर धड़कनों के साथ खेलेगा और कभी ऐसे रिएक्ट करेगा मानो जानता ही ना हो। और बेटा धारा, अब तो वार्निंग भी दिया इसने, कोई पंगा भी नहीं ले सकती, बच के रहना हो पड़ेगा अब इस जंगली जानवर से। उफ। धारा नीचे जाती है तो सिवाय दिव्या जी और विश्वजीत जी के अलावा अभी कोई उठा नहीं था। दिव्या जी, अरे बेटा धारा। धारा, जी आंटी। दिव्या जी, मम्मी भी कह सकती हो बेटा, मैं मना नहीं करूंगी। धारा, सॉरी मम्मी जी, आप कुछ कह रही थी। दिव्या जी, हाँ, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो जो तुम्हें पसंद हो मीठे में वो बना लो बेटा। धारा, ठीक है मम्मी जी। धारा पहले तो सबके लिए चाय बनाती है, उसके बाद आलू के पराठे और साथ में खीर बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में विबान के साथ सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते के इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। विश्वजीत जी, अरे सिद्धार्थ बेटे, बिल्कुल सही समय पर आए हो, आज बहू के हाथ का नाश्ता करोगे सब लोग। विबान, उसे खाना भी बनाना आता है? मुझे तो पता ही नहीं था। सिद्धार्थ विबान के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसके कानों में बोला, कैसे कटी रात? विबान, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा तुझे।